तो हम लोग क्लास 10th साइंस पूरे भौतिक विज्ञान से 30 महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूँ, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए देखते हैं। तो पहला हमारा पास क्वेश्चन क्या है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। ये 2013, 14, 15, 16 और 17 में आया हुआ प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो एफ बराबर होता है r/2 होता है। क्या होता है, एफ बराबर होता है r/2 होता है। जहाँ एफ क्या होता है, तो एफ का मतलब होता है फोकस दूरी। एफ बराबर होता है फोकस दूरी। और आर का मतलब क्या होता है, आर बराबर होता है वक्रता त्रिज्या। आर बराबर होता है वक्रता त्रिज्या। आर का मतलब होता है वक्रता त्रिज्या। तो एफ और आर में क्या संबंध होता है, तो एफ बराबर होता है r/2 होता है। एफ बराबर क्या होता है, r/2 होता है। ठीक, दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारे पास क्या है, तो एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। तो इसकी फोकस दूरी हमें निकालना है। सबसे पहले जो क्या दिया है, तो वक्रता त्रिज्या को हम लोग r से लिखते हैं। तो r बराबर क्या दिया है, तो 20 सेंटीमीटर। r बराबर दिया है 20 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, हमें f का मान, हमें फोकस दूरी निकालना है। तो इन दोनों के बीच में क्या संबंध होता है, तो f बराबर होता है r/2 होता है। क्या होता है, f बराबर r/2 होता है। तो r का मान दिया है 20 सेंटीमीटर बटे 2, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 10। तो f बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। f बराबर क्या होगा, तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यही है इसका आंसर हो जाएगा। ये 2014, 15, 16, 17 और 18 में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं। तो प्रश्न हमारे पास तीसरा क्या है, किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम और न्यूनतम होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए अधिकतम तथा लाल रंग के प्रकाश के लिए न्यूनतम होता है। ठीक, ये 2011, 13, 14, 15, 16 और 17 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो बैंगनी रंग के लिए जो प्रकाश होता है वो अधिकतम होता है तथा लाल रंग के लिए जो प्रकाश होता है वो न्यूनतम होता है। ठीक, अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 हमारे पास क्या है, तो कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। तो वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो कांच में प्रकाश की चाल हमें ज्ञात करना है। ये 2011, 13, 15, 16 और 19 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसको हल कैसे करेंगे, तो कांच में प्रकाश की चाल हमें ज्ञात करना है। तो कांच में इसको लिखेंगे, कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, तो वायु में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल बटे अपवर्तनांक। क्या लिखेंगे, बटे कांच में अपवर्तनांक, ये सूत्र होता है। ठीक, तो वायु में प्रकाश की चाल कितना दिया है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दिया है। और अपवर्तनांक, कांच में अपवर्तनांक कितना दिया है, तो 1.5 दिया है। तो इसको जब हम लोग हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या आएगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो कांच में प्रकाश की चाल कितना होगा, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यही हमारे पास इसका उत्तर होगा। अगला अब हम लोग प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या है, तो प्रश्न हमारे पास 5 दिया है, उस उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दिया हो। ठीक, जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दिया हो। तो हमें उस उत्तल लेंस की हमें क्षमता ज्ञात करना है जिसकी फोकस दूरी मतलब एफ का मान कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। एफ बराबर क्या दिया है, 20 सेंटीमीटर। हमें पी का मान निकालना है। क्या निकालना है हमें, तो हमें पी का मान निकालना है। तो इसको सबसे पहले मीटर में बदलेंगे। तो इसको जब हम लोग मीटर में बदलेंगे तो कितना आएगा, 0.2 मीटर, 0.2 मीटर। तो फोकस दूरी कितनी होगी, 0.2 मीटर। तो P बराबर होता है 1/f होता है।
P बराबर होता है 1/f, ये क्या होता है मीटर में होता है, ठीक। तो 1 और फोकस दूरी का मान दिया है 0.2 मीटर। तो इसको जब हम हल करेंगे तो कितना आंसर आएगा, तो 0.5 डायोप्टर कितना आएगा। जब हम ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे 10 से, तो ऊपर हो जाएगा हमारे पास 10/2 तो बराबर 5 डायोप्टर। इसका आंसर कितना आएगा 5 डायोप्टर होगा, ठीक। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या है, किसी लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर होगा लेंस की प्रकाश की किरणें को आप अविसारित या अपसरित करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। ये 2014, 18 और 19 में आया हुआ प्रश्न है। तो एक बार फिर से देखते हैं। तो लेंस की प्रकाश की किरण को अभिसारित या अपसरित करने की क्षमता को लेंस की हम लोग क्षमता कहते हैं, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 नंबर क्या है, प्रश्न 7 क्या है, तो किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी हमें बताना है। तो P का मान दिया है, P बराबर दिया है -2 डायोप्टर दिया है, ठीक। और हमें F का मान बताना है, तो F बराबर हो जाएगा 100/P हो जाएगा। और 100/P का मान दिया है -2। जब हम लोग इसको हल करेंगे तो -50 सेंटीमीटर। तो जब माइनस का आ गया तो कौन सा लेंस होगा, तो अवतल लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा, ठीक। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। ये 2012, 13, 14, 15, 17, 18 और 19 में आया हुआ प्रश्न है। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला हमारे पास प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 8, वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण दिया है 45 डिग्री, तो वो उस द्रव का अपवर्तनांक हमें निकालना है। तो क्रांतिक कोण क्या दिया है 45 डिग्री। तो द्रव का अपवर्तनांक हमें निकालना है। तो द्रव का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा 1/sin c, जहाँ c क्या है तो क्रांतिक कोण है और क्रांतिक कोण का मान कितना दिया है 45 डिग्री। तो 1/sin 45 डिग्री, 1/sin 45 डिग्री। और sin 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 होता है, 1/√2 होता है। तो इसका √2 आंसर हो जाएगा, ये बटे में दिया है तो ये ऊपर आएगा, तो बस √2 इसका आंसर हो जाएगा। ये 2012, 13, 14, 15, 16 और 18 में आया हुआ प्रश्न है। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या है, तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम को उल्लेख कीजिए। ये 2013, 15 और 19 में आया हुआ प्रश्न है। इसको आप लोग 100% तैयार कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग तैयार कर लेना। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या है, तो प्रश्न नंबर 10 है क्रांतिक कोण से आप क्या समझते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या है, क्रांतिक कोण से आप क्या समझते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। तो सघन माध्यम में बना वह कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, उसे हम लोग क्रांतिक कोण कहते हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं क्रांतिक कोण क्या होता है। तो सघन माध्यम में बना वह कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है, उसे क्रांतिक कोण कहते हैं और इसे C से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। ये 2012, 13, 16, 17 और 18 में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या है, तो नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या अभिप्राय है, ठीक। तो इसका उत्तर होगा नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दूरस्थ वस्तुओं को फोकसित कर लेता है, उसे हम लोग नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। तो नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दूरस्थ वस्तुओं को फोकसित कर लेता है, उसे हम नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। ये 2011, 12, 13, 15, 16 और 19 में आया हुआ प्रश्न है, इसको आप लोग तैयार कर लेना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारे पास प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 12 क्या है, तो दूरदृष्टि दोष से क्या अभिप्राय है। इस दोष को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा
इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। दूर दृष्टि में दोष में क्या होगा, तो इस दोष से जो पीड़ित व्यक्ति होगा वो दूर की वस्तु तो स्पष्ट देख लेगा, परंतु निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगी, स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। इसका निवारण कैसे होगा, तो इस दोष के निवारण के लिए उत्तर लेंस का हम लोग प्रयोग करेंगे। किसका लेंस प्रयोग करेंगे, उत्तर लेंस का प्रयोग करेंगे। ये 2011, 12, 14, 15, 16, 17, 18 और 19 में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 क्या है। तो प्रश्न 13 है, निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, इसे किस तरह दूर किया जा सकता है। ये 2012, 14, 16, 17, 18 और 19 में आया हुआ प्रश्न है। इसको आप लोग तैयार कर लेना, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14 क्या है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। ठीक, ये 2011, 12, 16, 17, 18 और 19 में आया हुआ प्रश्न है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अभी आप लोग तैयार कर लेना। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 15 क्या है। चंद्रमा से देखने पर आकाश किस रंग का दिखाई देता है। ये 2013, 17 और 19 में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16 क्या है। तो हीरा क्यों चमकता है। और अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 17, मरीचिका से आप क्या समझते हैं। ये 2014, 16 और 17 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग तैयार कर लेना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला अब हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। अगला अब हमारे पास प्रश्न है, 1 एम्पियर की परिभाषा दीजिए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो वह परिपथ में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर होता है। ठीक, ये 2018 में आया हुआ प्रश्न है। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। तो वैद्युत धारा बराबर क्या होती है, तो आवेश बटे समय क्या होता है, आवेश बटे समय होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20 क्या है। वैद्युत धारा को हम लोग I से प्रदर्शित करते हैं, आवेश को हम लोग Q से प्रदर्शित करते हैं और समय को हम लोग T से दर्शाते हैं। तो I बराबर होता है Q बटे T होता है। अगला हमारे पास प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा 4 एम्पियर हो तो 1.5 मिनट में प्रवाहित आवेश की मात्रा हमें निकालना है। ये 2011, 12, 13, 16 और 17 में आया हुआ प्रश्न है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमें जो दिया है उसको लिख लेंगे। तो प्रवाहित धारा का मान दिया है, तो धारा को हम लोग I से लिखते हैं। तो I का मान दिया है, I बराबर दिया है 4 एम्पियर, I का मान दिया है 4 एम्पियर। और हमें T का मान दिया है, T बराबर दिया है 1.5 मिनट। तो सबसे पहले मिनट को हम लोग सेकेंड में बदलेंगे। तो सेकेंड में बदलने के लिए हम लोग 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1.60 तो कितना हो जाएगा, 90 सेकेंड। कितना हो जाएगा, 90 सेकेंड होगा। तो T बराबर हो जाएगा 90 सेकेंड। और हमें Q का मान निकालना है, Q का मान हमें निकालना है। तो धारा I बराबर क्या होता है, तो I बराबर होता है Q बटे T होता है। I बराबर होता है Q बटे T। तो Q का मान निकालना है, तो Q बराबर हो जाएगा I इंटू T। I का मान दिया है 4 और T का मान दिया है 90 सेकेंड। तो 9 चौका 36, 360 कूलाम, 360 कूलाम। तो Q का मान कितना आया, 360 कूलाम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 क्या है। तो प्रश्न नंबर 21 है, 250 वोल्ट और 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में 25 वोल्ट के कितने बल्ब जल सकते हैं। ये 2011, 13, 14, 15, 17 और 18 में आया हुआ प्रश्न है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है VI। क्या होता है, VI होता है। ठीक, ये V का मान दिया है, क्या क्या सबसे पहले दिया है उसको हम लोग लिख लेंगे। तो V बराबर दिया है 250 वोल्ट, V का मान दिया है 250 वोल्ट। और I बराबर दिया है 5 एम्पियर, 5 एम्पियर। ठीक, तो हम सबसे पहले हम लोग मानेंगे P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर होगा N इंटू 25 वोल्ट, N इंटू 25 वोल्ट। ठीक, N इंटू 25 वोल्ट, जहाँ N क्या है, तो बल्बों की संख्या है। तो 250 वोल्ट में 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में 25 वोल्ट के कितने बल्ब जला सकते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे कि 25 वोल्ट के n बल्ब जल सकते हैं। तो P बराबर होता है VI और V का मान दिया है 250 वोल्ट। तो 250 इंटू I का मान दिया है 5 एम्पियर और P बराबर दिया है n इंटू 25, n इंटू 25। तो n का मान हमें निकालना है। तो n बराबर जब यहाँ गुणा है तो इधर आएगा तो भाग होगा। तो 25 250 इंटू 5/25। तो ये 10 बार में कट जाएगा और 10 इंटू 5 कितना हो जाएगा 50। तो 50 बल्ब जल सकते हैं। तो n का मान कितना आया, n बराबर 50 बल्ब जल सकते हैं। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 क्या है। तो एमीटर का क्या कार्य है, इसे परिपथ में किस प्रकार जोड़ते हैं। इसको आप लोग तैयार कर लेना, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कितनी बार आया है बोर्ड एग्जाम में, 2015, 16, 17 और 18 में आया हुआ प्रश्न है। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 क्या है। तो प्रश्न 23 है, किलोवाट को परिभाषित कीजिए। किलोवाट को परिभाषित करना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यह विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। इसको साधारण भाषा में हम लोग यूनिट भी कहते हैं। क्या लिखेंगे, यह किलोवाट जो है वह विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। इसको साधारण भाषा में हम लोग यूनिट भी कहते हैं। 1 किलोवाट घंटा किसी विद्युत परिपथ में 1 घंटे में व्यय होने वाली विद्युत ऊर्जा की मात्रा है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणे 10⁻6 जूल के बराबर होता है। ठीक। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। तो फ्यूज का विद्युत परिपथ में क्या कार्य है। ये 2011, 12, 13, 14, 16, 17 और 18 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसको भी आप लोग 100% तैयार कर लेना, ये भी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 क्या है। तो लेंज का नियम क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिसके द्वारा बल स्वयं उत्पन्न होता है। बस इतना ही लिखेंगे। एक बार फिर से देखते हैं। तो लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिसके द्वारा बल स्वयं उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 क्या है। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित क्यों नहीं करती हैं। ये 2011, 17 और 18 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। यदि काटती तो वह कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जो कि असंभव नहीं है। ठीक, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 27 नंबर क्वेश्चन क्या है। बायो सावेट का नियम हमें लिखना है। ये 2012, 14, 15 और 16 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसको आप लोग तैयार कर लेना। अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। इसको भी आप लोग याद कर लेना। 2014 में आया है, 16, 17, 18 और 19 में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखना है। ये 2011, 15 और 16 में आया हुआ प्रश्न है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 क्या है। तो प्रश्न 30 है, दिष्ट धारा डायनमो की रचना एवं कार्यविधि का वर्णन कीजिए। ये 2013, 17, 12, 14, 16, 17 और 18 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो उसको भी आप लोग तैयार कर लेना। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।